हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। हम बात कर रहे थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार, लैब असिस्टेंट, वीडियो, इसके साथ साथ आपके ड्राइवर, कंडक्टर, फोर्थ ग्रेड, इन सब के लिए आपके ज्योग्राफी की एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू का आज अपना अंतिम सेशन है जहां पर हम बात करेंगे राजस्थान में सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण। जी हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या, इसके अलावा कुछ और बातें पढ़ेंगे, कुछ फ्लैगशिप योजनाओं की बात करेंगे। लेकिन आज अपना इस ज्योग्राफी का एमसीक्यू का ये अंतिम सेशन है। देखते हैं आज हम बात करने वाले सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण को लेकर के, और इसमें कौन कौन से प्रश्न है और उन प्रश्नों का जवाब आपको भी देना है। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। पहला है, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें आपके भारत की बात करें, ये आपका भारत है और इस भारत के अंदर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये जो भारत है और इसके यहीं पर है आपके राजस्थान। इस भारत के पश्चिमी भूभाग के अंदर इधर आपके लगभग एक मरुस्थल फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र आता है यहाँ पर एक मरुस्थल फैला हुआ है और इस मरुस्थल को कहा जाता है थार का मरुस्थल। ये आपके थार का मरुस्थल है और इसी थार के मरुस्थल का विस्तार यदि पूछा जाए तो देश के 4 राज्यों के अंदर है। एक राज्य आता है आपका पंजाब, एक राज्य आता है आपका हरियाणा, एक आता है आपका राजस्थान और एक राज्य आ जाता है आपका गुजरात। तो 4 राज्यों के अंदर है आपके पश्चिमी मरुस्थल, थार के मरुस्थल का विस्तार। और इस थार के मरुस्थल का लगभग 60% के इसके आसपास हिस्सा ये आपके राजस्थान के अंदर है। तो यदि पूछा जाए कि राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है तो ये आपके आ जाएगा थार का मरुस्थल। जी हाँ, थार का मरुस्थल जो कि भारत का मरुस्थल है और इस मरुस्थल का विस्तार भारत के 4 स्टेट के अंदर आ जाता है और उसका लगभग 60%, कई जगह 61 आ जाता है, कई जगह 62% के आसपास आ जाता है। ये आपके राजस्थान के अंदर है साहब। चलो आगे बढ़े। जी हाँ, आगे देखो नेक्स्ट आपके यहाँ से है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की बात करें, ये कब मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की बात करें, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखना ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपके 17 जून को। सीधा स्टेटमेंट है, इसमें क्यों किंतु परंतु कुछ है ही नहीं। सीधा स्टेटमेंट आएगा कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 17 जून की बात करें, क्या 17 जून को मनाया जाता है साहब। चलिए आगे। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके यहां से शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। शुष्क वन की बात करें, शुष्क वन का मतलब, शुष्क का मतलब होता है एरिड, इसका मतलब होता है एरिड। एफ का मतलब, वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, एफ का मतलब क्या होता है फॉरेस्ट। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च और संस्थान का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। अर्थात यहाँ पर एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और यहाँ से देखो इसको शॉर्ट में लिखूं तो ये आपके क्या निकल के आ गया, आफरी, AFRI। और आफरी का नाम आते तो आप लोग बता दोगे साहब। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि आफरी कहाँ पर है। और ये जो आफरी है ये आपके जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा यदि हम आफरी की स्थापना की बात करें कि बताओ भाई इस आफरी की स्थापना कब हुई, तो ये तो कमेंट्स करके आपको बताना, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया आफरी की स्थापना कि भाई आफरी की स्थापना कब हुई। अब थोड़ा सा आप लोग भी बता दो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहता है। आप लोग जब गूगल बाबा पे जाओगे तो वहाँ पे देखोगे तो आपको 1985 मिलेगा। बहुत सारे टीचर जो है ना वो आपको 1987 में बता के जाएंगे। लेकिन आफरी की यदि हम बात करें, जैसे अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि सर, जैसे बहुत सारे कह रहे हैं कि सर 1985, मेरे भाई 1985 नहीं है। यदि किसी ने 1985 बोला है तो फिर मामला बिगड़ गया साहब। 1985 नहीं है। आफरी की स्थापना की बात करें ये आपके 1988 आ जाता है, ये आपके 1988 आता है। यहाँ तक तो ठीक है साहब, 1988 बहुत बढ़िया। और जो रेगुलर अपनी क्लास ले रहे हैं ना, जो रेगुलर शाम वाली क्लास ले रहे हैं, उन सबको पता है कि आफरी की स्थापना कब हुई थी, 1988 के अंदर। उसके बाद में एक आपके यहाँ से आ जाता है, यदि हम बात करें ये किसके अधीन है, अर्थात किसके अधीन काम करता है। एक बच्चा कर सर लेवल बढ़ाओ, तो बेटा तेरे से ही प्रश्न है कि ये किसके अधीन आता है। हाँ भाई, ये किसके अधीन आता है। अब आपका पता लग जाएगा भाई लेवल कितना है कि नहीं है। एक बच्चे ने कमेंट्स किया, कोई राहुल जाट है, ये कह रहा है गुरुजी लेवल बढ़ाओ सर। तो लेवल बढ़ाएं कि लेवल बढ़ाएं, तो चल बेटा राहुल तू ही बता दे कि आफरी जो है ना ये आपके किसके अधीन आती है। आफरी जो है ये किसके अधीन आती है। जी आपसे ही परेशान है बेटा। यदि हाँ सर गुरुजी RPC 1987 मानता है क्या, नहीं मानता है मेरे बेटा। जी बताओ, दिखा राहुल भाई तू ही बता यहाँ से कि किसके अधीन आता है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं साहब, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ICAR, नहीं मेरे भाई ICAR के अधीन नहीं आता है।
आईसीआर के अधीन नहीं आता है। यही तो पंगा है ना, ये आईसीआर के अधीन नहीं आता है, ये इंडियन आईसीआर के अधीन नहीं आता मेरे भाई। जी, आईसीआर के अधीन तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि आईसीआर, आईसीएफ, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, ये आता है आपके आईसीएफआरई के अधीन आता है। ये आईसीएफआरई के अधीन है। जी हाँ, ये किसके अधीन है? आईसीएफआरई के अधीन है, आईसीआर के अधीन नहीं है साहब। आईसीएफआरई का मतलब क्या है? आईसीएफआरई का मतलब है इंडियन काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म आती है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन की बात करें, इसके अधीन आता है। भारतीय जो वन अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान की बात करें, उसके अधीन आता है, आईसीएफआरई के अधीन आता है। तो आपके पूछे कि भाई आफरी कहाँ पर, तो आफरी आपके जोधपुर में। इस आफरी की स्थापना कब हुई थी? 1988 के अंदर, और ये आईसीएफआरई के अधीन है, आईसीएफआरई के अधीन है मेरे भाई। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आपके यहाँ से आता है सहसा मुंदसा क्या है। राजस्थान के अंदर पूछा जाए कि गुरुजी सहसा मुंदसा क्या है, राजस्थान में सहसा मुंदसा की बात करें कि गुरुजी सहसा मुंदसा क्या है। राजस्थान के अंदर पूछा है कि सहसा मुंदसा। अब सहसा मुंदसा की बात करें तो बेटा यहाँ से आता है कि राजस्थान की बात करें, ये आपके राजस्थान में अकाल गिरते हैं, राजस्थान में अकाल। और राजस्थान के अकालों की बात करें तो बेसिकली राजस्थान के अंदर जितने भी अकाल है ना, उनमें से 2 अकाल या 3 अकाल की बात करें, ये ज़्यादा चर्चा के अंदर हैं। 3 अकाल तो कम से कम आपको आने चाहिए। एक तो अकाल आता है आपका छपनिया अकाल, एक तो आपको याद रखना है छपनिया अकाल, एक तो आ जाता है आपके छप्पनिया अकाल। और यदि ये पूछा जाए कि गुरुजी छप्पनिया अकाल कब गिरा, तो बेसिकली विक्रम संवत 1956 में था। ये था आपके विक्रम संवत 1956 में, और इसीलिए विक्रम संवत 1956 में होने की वजह से इसे कहा जाता है आपके छप्पनिया अकाल। और तिथि की पूछे तो 1899 के अंदर, है ना। और तिथि पूछे, एग्जैक्ट पैसे पूछे तो ये 1899 के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि तिथि से विक्रम संवत की बात करें, इस 57 वर्ष आगे है। तिथि से विक्रम संवत कितना आगे? 57 वर्ष आगे है। यदि आपकी जो तिथि होती है, इस तिथि से विक्रम संवत की बात करें, ये विक्रम संवत कितना आगे है, तो याद रखना 57 वर्ष। अब यहाँ से चीजें पता क्या आती है, एक बार तो शायद ये 2006 के अंदर थर्ड ग्रेड की एग्जाम लगी थी, वहां पर भी प्रश्न आया था कि वर्ष 2005 की बातें, 6 की बातें हैं कि भाई 2006 की, कि 2006 के आज 2006 के अंदर विक्रम संवत के अनुसार कितने वर्ष होंगे, ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद में मोहित बताता हूं बेटा, उसके बाद में एक आता है सहसा मुंदसा, एक आता है सहसा मुंदसा, दूसरा अकाल आता है आपका सहसा मुंदसा। ये भी आपके राजस्थान के अंदर एक अकाल है। और सहसा मुंदसा की बात करें, ये आपके कब आया था, तो ये आया था आपके विक्रम संवत 1899 के अंदर। ये आया था आपके विक्रम संवत, और ये हो जाएगा आपके 1899 के अंदर। अब विक्रम संवत 1899 था, तो फिर ये कब होगा? 57 कम कर दें इसमें से, तो तिथि हो जाएगी आपके 1842 के आसपास, 1842 के आसपास तिथि होगी कि नहीं होगी? 1842 के आसपास। इसका मतलब है, अब देखो यहाँ से, तो 1899 नहीं है, 1849, 1842, 43, तो आपके वर्ष 1842, 43 के अंदर राजस्थान में पड़ा हुआ एक अकाल है, ये आपके यहाँ से आ जाता है। दूसरा, है ना, एक आपके यहाँ से आता है, एक आता है मैक्रोडोट अकाल, एक हमारे यहाँ पर आता है मैक्रोडोट अकाल, मैक्रोडोट अकाल। और इस मैक्रोडोट अकाल की बात करें ना, तो ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा अकाल माना जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा अकाल। अब देखो 2 चीजें हैं कि गुरुजी सबसे बड़ा अकाल यदि मैक्रोडोट अकाल था, तो फिर छप्पनिया अकाल की चर्चा क्यों होती है? छप्पनिया अकाल की चर्चा इसलिए होती है ना, क्योंकि भाई छप्पनिया अकाल पूरे राजस्थान में नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ था ना वहाँ पे पानी था, ना वहाँ पे चारा था, और ना ही वहाँ पे अन्न था। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि उस समय जब किसकी बात कर रहे हैं, जब 1899 1900 का दौर था, उस समय हमारे पास इतने सोर्स नहीं हुआ करते थे, उस समय हमारे पास इतने सोर्स नहीं हुआ करते थे, समझना बात को। है ना, उस समय हमारे पास इतने सोर्स नहीं हुआ करते, तो उस समय अकाल गिर गया था। तो फिर उस अकाल की चपेट में जो लोग आ गए थे ना, वो सब के सब, राजेश कुमावत,
अच्छा, है ना, जो सब चपेट में आ गए थे वो बेचारे सबके सब परेशान हो गए। डॉक्टर प्रेम टीचर क्या कर रहा भाई? जी 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 जी, हाँ नरेंद्र, करा दूंगा बेटा, करा दूंगा भाई, ड्रीम टीचर जी। तो अब ये मैक्रोडॉट अकाल राजस्थान का सबसे बड़ा अकाल था, और उस समय, है ना, उस समय की बात करें, ये राजस्थान का लगभग लगभग पूरा जिला इससे पर, पूरा राजस्थान इससे प्रभावित था। और ये कब आया था, ये कब गिरा, ये भी कोई कमेंट्स करके बता सकता है? तो लगभग 2000 ईस्वी की बात करें कि सन 2000 में, सन 2000 का जो दौर था उसके अंदर ये था साहब, उस समय था ही आपके वर्ष 2000 की बात करें, उस समय ये आपके अकाल गिरा था, मैक्रोडॉट अकाल की बात करें। तो अब यहाँ से तो 3 अकाल याद रखना, छप्पनिया अकाल, सहसा मूंसा अकाल और मैक्रोडॉट अकाल की बात करें। जी हाँ, सबसे बड़ा अकाल था। चलें आगे। ओके साहब, जी हाँ, आगे देखो, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या क्या है? भूमि का कटाव, वृक्षों का कटाव, मरुस्थलीकरण और क्षेम की समस्या। यदि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की समस्या की बात करें कि यहाँ पर प्रमुख पर्यावरणीय समस्या भूमि के कटाव की बात करें, तो याद रखना कि पश्चिमी राजस्थान में भूमि का कटाव होता है। पश्चिमी राजस्थान में 100% भूमि का कटाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कटाव होता है सब। और यदि कटाव का कारक पूछा जाए, कारक, तो सबसे अधिक कारक यहाँ पर आता है वायु, कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक भूमि का कटाव कह दें। कटाव का एक शब्द का यूज और कर सकते हैं, और वो है आपका अपर्दन। तो यहाँ पे अपर्दन होता है, लेकिन इसका पीछे रीजन जो आता है वो आता है आपके वायु। ठीक है साहब, यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चले जी, एक आगे चले, वृक्षों का कटाव। तो मेरे भाई यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर वृक्षों का कटाव भी हो रहा है। जी हाँ, वृक्षों का कटाव कह दो या वृक्षों उन्मूलन की बात करें, ये आपके हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। सेम की समस्या तो पश्चिमी राजस्थान में, है ना, जो आईजीएनपी क्षेत्र है, आईजीएनपी क्षेत्र में, आईजीएनपी क्षेत्र में सेम की समस्या भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है गुरुजी। अब यदि भूमि का कटाव होगा, यहाँ पे हवा की तेज चलेगी और हवा से भूमि का कटाव होगा, तो मेरे भाई इस भूमि के कटाव होने से आपको पता क्या होगा? भूमि के कटाव होने से मरुस्थलीकरण बढ़ता कि नहीं बढ़ता? देखो यहाँ से कि ये आपका राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले टीले हैं, ये बीच से अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर आपके मरुस्थल है। यदि आपके तेज हवा यहाँ पे चलेगी, यदि यहाँ पे चली आपके तेज हवा, यहाँ पर आपकी तेज हवा चलेगी, तो जाहिर सी बात है वो मिट्टी का कटाव करेगी, मिट्टी का कटाव करेगी तो आगे लेके जाएगी, और आगे ले जाना, इसको क्या बोलते हैं? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, मरुस्थल और मरुस्थलीकरण में अंतर है। मरुस्थल का मतलब है वह क्षेत्र, मरुस्थल का मतलब पता क्या होता है? वह क्षेत्र जो कि मानव की परिस्थितियों के, मानव के रहने के अनुकूल नहीं है, जहाँ की परिस्थितियां विपरीत होती हैं साहब। मोहित बताता हूं बेटा, है ना। लेकिन दूसरे यदि हम बात करें, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है मरुस्थल का विस्तार। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है आपके मरुस्थल का विस्तार होता है भाई। अब तो यहाँ पर जब तेज हवाएं चलेंगी और भूमि का कटाव होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा? मरुस्थलीकरण। इसका मतलब रिजल्ट तो यहाँ पर आने वाला है। दूसरा हाड़ोतिया करा दिया बेटा, सुनीता करवा दिया। दूसरा, वृक्षों का कटाव होगा, तो वृक्षों का कटाव होने से भी आपकी समस्या कौन सी आएगी? मरुस्थलीकरण। और सेम की समस्या से भी क्या आती है? मरुस्थलीकरण। तो भाई पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या मरुस्थलीकरण है, क्योंकि मिट्टी के कटाव होने से भी मरुस्थलीकरण होता है साहब, और इसके अलावा आपके पेड़ों के कटाव होने से भी मरुस्थलीकरण होता है साहब। बताएंगे बेटा, मनोज बताएंगे। चलो आगे देखो, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध क्या है? राजस्थान के अंदर त्रिकाल का मतलब है जब 3 चीजों की कमियां पड़ जाएं, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, तो भाई त्रिकाल है, ये तो नहीं होगा जब चारा भी नहीं हो, ये अकाल नहीं, अन्न भी नहीं हो, चारा भी नहीं हो और पानी भी नहीं हो, अर्थात अन्न, चारा और पानी, इन तीनों की कमी हो जाए। अन्न, चारा और पानी, इन तीनों की कमी हो जाए, उसको क्या कहते हैं? त्रिकाल कहा जाता है। अन्न, चारा और जल की बात करें, इनकी तीनों की कमी हो जाए, इसे कहा जाता है आपके त्रिकाल। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण है? मरुस्थलीकरण का कारण है, मरुस्थलीकरण। पहले इस लाइन को समझना, ये होता है क्या? मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का विस्तार होना। मरुस्थलीकरण का मतलब है मरुस्थल का विस्तार होना, मरुस्थल का विस्तार होना, इसको क्या बोलते हैं? मरुस्थलीकरण। मरुस्थल का विस्तार होना, इसे क्या कहा जाता है भाई?
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मरुस्थलीकरण। अब मरुस्थल का विस्तार होने का कारण अवैध खनन पे रोक, यदि अवैध खनन पे रोक लग जाए तो मरुस्थलीकरण तो होना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई ये राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर मध्य से होकर के आपके अरावली पर्वतमाला है, और धीरे धीरे आजकल क्या हुआ, इस अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन हो रहा है, और इस अवैध खनन की वजह से अरावली पर्वतमाला कट रही है, साहब कट रही है ना, कट रही है। तो इससे क्या हो रहा है भाई, आपके मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये तो नहीं होगा। शुष्क कृषि प्रणाली, भाई शुष्क कृषि प्रणाली का मतलब है कि जैसे पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पे वर्षा ही कम होती है, वर्षा कम होगी तो वर्षा कम होने पर खेती कैसी जाएगी, शुष्क खेती की जाएगी। इसका मरुस्थलीकरण से तो कोई संबंध नहीं है साहब, इसका तो मरुस्थलीकरण से कोई संबंध नहीं है। ऊर्जा के अन्य संसाधनों का, है ना, ऊर्जा के अन्य संसाधनों का विकास, ऊर्जा के अन्य संसाधनों का विकास, तो ये तो मरुस्थलीकरण का कारण, ये होगा कि मरुस्थलीकरण का कारण? हाँ भाई, ये आपके मरुस्थलीकरण का कारण होगा कि ऊर्जा का ना भाई। जनसंख्या वृद्धि की बात करें, जनसंख्या वृद्धि होगी तो मरुस्थलीकरण होगा क्या? जनसंख्या वृद्धि होगी तो मरुस्थलीकरण होगा क्या? 100%। जनसंख्या वृद्धि होगी तो यहाँ पर आपकी पेड़ों की कटाई भी होगी, पेड़ों की कटाई की बात करें ये भी होगी, उसके साथ साथ अवैध खनन भी होगा, अवैध खनन को बढ़ावा दिया जाएगा, और ये सब होंगी तो फिर आपका क्या होगा, मरुस्थलीकरण, तो जनसंख्या वृद्धि। शुष्क कृषि प्रणाली का तो मरुस्थलीकरण से कोई संबंध नहीं आता है, तो जनसंख्या वृद्धि होगी। आपके ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब है बेटा, पक्का पक्का कल ही लेके आ जाऊंगा। राजस्थान में कौन क्या, कल चर्चा कर लेंगे मेरे भाई। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहां से अगला आपके यहां से आता है कि पिछले 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हुए? पिछले 3 दशकों में, पिछले 3 दशकों का मतलब है पिछले 30 वर्षों की बात कर रहे हैं। 30 वर्षों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में, कौन से वर्ष के अंदर, कौन से वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हुए? कि राजस्थान के 90% मतलब राजस्थान का लगभग 90% से हिस्सा जो है आपके इसमें प्रसारित हुए, समस्या से ग्रसित हुए, तो ये आपके आ जाएगा 2002 और 3 के अंदर। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपके एक मैक्रोडोट अकाल की बात की थी, याद आ रहा है? ये रहा आपके मैक्रोडोट अकाल 2000। तो इस 2000 के बाद का जो एक दौर आया था, 2000 के बाद के दौर की बात करें, आपके 2002 और 3 का दौर, ये जो दौर था, यहाँ पर भी राजस्थान का लगभग 90% गांव जो है, 90% गांव की बात करें, वो आपके अप्रत्याशित अकाल से ग्रसित थे। यहाँ पर भी क्या था, अकाल था, वर्ष 2002 और 2003। तो यहाँ पर कई जगह ना आपको मैक्रोडोट की बात करें, है ना, कई जगह मैक्रोडोट अकाल की बात करें ना, मैक्रोडोट, कई जगह मैक्रोडोट अकाल ना वो आपके इस वर्ष भी आ जाता है। 2 जगह, कई जगह आ जाता है 2001 2002 मैक्रोडोट अकाल का पड़ा 2001-2, मतलब वो 2000 का जो दौर था ना वो अपने आप में तगड़ा था साहब। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर आसाम पुलिस की डेट बढ़ गई। नहीं मेरे भाई, अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, अब नहीं है तो जब आएगा तो आपको लगता नहीं कि मैं खुद आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा साहब। हाँ, मैं खुद एक वीडियो लेकर के आ जाऊँ, अभी ऐसा नहीं है साहब जी। आगे देखो जी, अब यदि आप पटवार और वीडियो दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हो, क्योंकि दोनों का एग्जाम 1 महीने में है और दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है, दोनों का लेवल ऑफ पैटर्न की बात करें वो एक जैसा है, तो यदि दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हो तो दोनों के लिए एक कॉम्बो एमसीक्यू बैच है जो कि आपकी 10 जुलाई से स्टार्ट होगा, जिसकी स्टैंडर्ड की फीस है 500 रुपये और प्राइम की फीस है 600 रुपये। यहाँ पर प्राइम के अंदर आपको नोट्स तो नहीं मिल रहे, लेकिन इस प्राइम के अंदर आपको 10 टेस्ट सीरीज जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहे, जिसमें 5 टेस्ट सीरीज जो है वो आपके पटवार के अकॉर्डिंग है और 5 आपके वीडियो के एग्जाम के अकॉर्डिंग है। जी हाँ, इसके अलावा ऑल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल व टेली कम्युनिकेशन का मॉक टेस्ट, यदि आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो और उससे पहले अपनी एग्जाम अपनी तैयारी को परखना चाहते हो, तो आपके लिए ऑल राजस्थान मॉक टेस्ट एग्जाम देने का सुनहरा मौका है, जो कि 13 जुलाई को
है ना। 13 जुलाई को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा और 14 जुलाई को शाम को 4 बजे तक होगा। जब आपको सूटेबल हो आप इस टेस्ट को दे सकते हो। 14 जुलाई को शाम को 6 बजे यूट्यूब के ऊपर होगा इसका सॉल्यूशन और 15 जुलाई को सुबह 10 बजे ऐप में आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो आप इस QR कोड पे स्कैन करके ले सकते हो। एक मीना जी कि सर बुक का नहीं बता रहे हो, बेटा बुक की बात ही हो तो क्या कहानी है बताओ, आपको बता दो। चलो दोनों है ना, मोहित और अशोक मीना। बेटा अशोक, कहानी ये है कि बुक लिस्टेड नहीं हो पा रही है, क्योंकि बुक लिस्टेड करने के लिए, सर्च करने के लिए क्या करते हैं, इन ये कुछ टैग वर्ड लेते हैं। मुझे भी नहीं पहले पता था, ये कुछ टैग वर्ड लेते हैं और वो जो टैग वर्ड लेते हैं ना, वो टैग वर्ड ना तो उत्कर्ष ऐप एक्सेस कर पा रहा है और ना ही अमेजोन कर पा रहा है। इस चक्कर में फंसा पड़ा है, नहीं अदरवाइज बुक अपनी तरफ से फाइनल है। ये बात है मेरे भाई, पंगा ये है। तो टैग वर्ड नहीं ले पा रहा। दूसरा, हेल्प करो गुरुजी, रीड 3rd ग्रेड लेवल 1 की प्री और मेंस का कॉम्बो बैच लेना है। ऐप पर कुछ समझ में नहीं यार, बहुत सारे कोर्स हैं। फिर वहाँ जाके कोई भी देख लो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम देख लो, लाइव फ्रॉम स्टूडियो देख लो, देख सकते हो आप। मतलब लाइव फ्रॉम दो होंगे, एक तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगा, एक लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा। तो आप क्लासरूम से पढ़ना चाहो तो क्लासरूम में देखो कि क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं, वो देख सकते हो। स्टूडियो पढ़ाते हैं, वो देख सकते हो जी। अगला है मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की बात करें, ये कब प्रारंभ किया गया था। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की बात करें, ये कब प्रारंभ किया गया था। ये आपके क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का नाम आ जाता है साहब। ये आपके क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की बात करें, ये कब प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था आपके 2005-6 के अंदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी की बात करें 2005-6 के अंदर। ठीक है, 2005-6 के अंदर जनसंख्या क्लास करवा दी मेरे बच्चे। 2005-6 के अंदर, 1986-87 थोड़ी मगरा यार, मगरा 2005-6 होगा यार। मगरा 5-6 होगा। हाय मगरा, राम राम भाई, राम राम। 2005-6। हाँ, अब देखो यहां से एक चीज और बता दूं, हमारे यहां पर है ना, यहां पर चलो ठीक है 2005-6 की बात करते हैं। 2005-6, चलो आगे देखो। नेक्स्ट आपके यहां से आता है मरुस्थलीकरण का प्रभाव पड़ता है। मरुस्थलीकरण का प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, पर्यावरण के ऊपर। ठीक है साहब, किसके ऊपर, पलायन पे। ठीक है, और किसके ऊपर, जनसंख्या दबाव के ऊपर, और किसके ऊपर, मृदा के ऊपर। क्या मरुस्थलीकरण का प्रभाव इन सब के ऊपर पड़ता है क्या, या किसी पर्टिकुलर कोई चीजों के ऊपर पड़ता है, या किसके ऊपर आ जाएगा। तो बेटा मरुस्थलीकरण का मतलब हुआ कि आपके मरुस्थलों का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार। और यदि मरुस्थल का विस्तार होगा तो वहां का पर्यावरण के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा 100%, क्योंकि मरुस्थल का विस्तार होगा तो वहां पे जो जैविक संपदा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जैसे मैं यहां पर कहूं कि ये आपका राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर, समझना बात को, इस राजस्थान के अंदर ये बीच में अरावली पर्वतमाला है और इधर है आपके मरुस्थल। यदि अरावली पर्वतमाला हट जाए और ये मरुस्थल इधर आ जाए पूर्व में, तो भाई साहब इधर की वनस्पति ये भी तो समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर पाई जाने वाली जैविक संपदा जो मरुस्थल में नहीं रह सकती वो भी तो खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है मरुस्थलीकरण का प्रभाव उस क्षेत्र के ऊपर पर्यावरणीय रूप से पड़ता है, इसमें तो कोई दौरा नहीं है साहब। कल से भी क्लास तो अपनी रोज ही होगी जी। एक, मरुस्थलीकरण का विस्तार का प्रभाव पलायन पे भी पड़ता है क्या, 100%। यदि मरुस्थलीकरण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोग वहां पे रहेंगे नहीं। राजेश कुमार थैंक यू बेटा, है ना। अब जुग जुग जियो। यदि हम बात करें, यदि पश्चिमी मरुस्थल हो, यदि मरुस्थलीकरण बढ़ेगा तो भाई वहां पे सोर्स नहीं होंगे, ना वहाँ पे कृषि हो सकती है, ना वहाँ पे उद्योग पनप सकते हैं, ना वहाँ पे जैविक संपदा को हम लोग रख सकते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे साहब, फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, है ना। तो हम वहां से क्या करेंगे, वहां से पलायन कर जाएंगे। जनसंख्या दबाव, जी हाँ, जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा। भाई यदि मरुस्थलीकरण बढ़ेगा तो यहाँ की जनसंख्या इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी तो इस क्षेत्र के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा साहब। ये भी आपके यहाँ से आ जाता है साहब। तो आपके यहाँ से आ जाएगा, जनसंख्या का दबाव भी होगा। और मृदा, यदि मरुस्थलीकरण का विस्तार होगा तो यहाँ पर जो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ जो मिट्टी है ये क्या हो जाएगी, आपके अनउपजाऊ हो जाएगी। अनउपजाऊ की बात करें तो ये भी मृदा पे प्रभाव पड़ेगा। तो आपके ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सब के सब ठीक है साहब।
है ना भाई। जी चलो आगे देखो। नेक्स्ट आपके यहां से छप्पनिया अकाल के मुख्य लक्षण थे। छप्पनिया अकाल, ये तो मैंने आपको बताया भी कि छप्पनिया अकाल कब गिरा था। ये गिरा था आपके विक्रम संवत 1956 के अंदर, विक्रम संवत 1956 में। और वैसे देखें तो 1899 के अंदर आपके छप्पनिया अकाल गिरा था। और इस छप्पनिया अकाल के प्रमुख लक्षण कौन से थे, क्योंकि इतना फेमस है। यदि इतना फेमस है तो फिर भाई साहब कुछ ना कुछ तो बातें होंगी, कुछ ना कुछ बातें तो होंगी। जैसे मनुष्य के भोजन सामग्री की अनुपलब्धता। जी हाँ, मनुष्यों के लिए भोजन सामग्री की अनुपलब्धता हो गई थी और लोगों ने पेड़ों की छाल उतार उतार करके उसको पीसा, उससे आटा बनाया और उस आटे से रोटियां बना करके खाए थे साहब। जी हाँ भाई जी, एक तो ये आ जाएगी। दूसरा है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। अरे भाई अकाल में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कैसे होगा। उस समय तो जितनी सिंचाई की सुविधाएं थी वो सब की सब क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। पशु के चारे की उपलब्धता। भाई अकाल गिरा था और इसके अंदर लोगों के खाने के लिए अनाज नहीं था, तो पशुओं के लिए चारा कहाँ से आएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि पशुओं का चारा कहाँ से आता है, खेत से आता है। यदि खेत के अंदर बाजरा होता तो भैया बाजरे से पशु का चारा भी मिलता तो लोगों को खाना भी तो मिलता ना भाई। इसका मतलब है ये भी ठीक नहीं है जी। पीने के पानी की अनुपलब्धता। जी हाँ, पीने के पानी की भी कमी हो गई थी साहब, पीने के पानी की भी कमी हो गई थी। और आप बेसिकली कभी अकाल के वीडियो देखोगे ना तो आप उस समय के जब महिलाएं 20-20 किलोमीटर से 30-30 किलोमीटर से एक मटका लेकर के आती थी या पानी लेकर के आते थे मुश्किल से, मतलब गंदा पानी भी कोई जोड़ का, मतलब कैसा भी पानी मिल जाए बस मिल जाए वो था। और कृषि उपज का न होना, कृषि उपज नहीं हुई थी तभी तो पशुओं के चारे की उपलब्धता नहीं रही थी और मनुष्य के भोजन सामग्री की भी नहीं रहा था। इसका मतलब है आपके 1 ठीक है, 4 ठीक है और 5 ठीक है। तो 1, 4, 5 ठीक है, 2, 3 गलत है। आपके ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी की बात करें इसका सही जवाब है। स्टी क्लास लगाएं। ओके बेटा आगे देखते हैं साहब। सचिन गुजर क्या हो बेटा जी। उसके आगे चलें। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा कब से क्रियान्वित किया जा रहा है। ये सीधे प्रश्न है बेटा। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की बात करें ये कब से है तो ये है आपके 1986-87 से। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ये कब से है, 1986-87 से। ये आपके 1986-87 से आ जाते हैं जी। अमित देखना पड़ेगा बेटा। राजस्थान पुलिस का एग्जाम कब होगा, वो एग्जाम है बेटा 19-20। चलो आगे देखो। नेक्स्ट आपके यहां से है कि भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया का काल के नाम से जाना जाता है कब घटित हुआ। अब ये प्रश्न है कि छप्पनिया अकाल की बात करें जो कि राजस्थान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। भाई राहुल उसकी चर्चा बाद में करेंगे, उसकी चर्चा एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की क्लास ही ले आऊंगा आपके लिए कल, है ना भाई। जी 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 जी, है ना। यदि हम बात करें तो राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है, चाहे देखा हो या ना देखा हो। राजस्थान में किसी से पूछोगे ना छप्पनिया अकाल तो देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन ये जरूर कहेंगे हो यार अकाल गिरा था और बड़ा खतरनाक अकाल था, ये जरूर यहाँ से कहते हैं। तो उसी की बात करें तो भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया के काल के नाम जानता, ये कब था तो ये था आपके 1899 के अंदर और विक्रम संवत 1956 के अंदर। 1899 या 1956 के अंदर आ जाता साहब जी। आज तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि मारला बूढ़िया बतायो, है ना। हमारे बूढ़ियों ने बताया, हमें हमारे दादाओं ने बताया होगा, ये अच्छी बात है, हमें हमारे दादाओं ने बताया होगा। लेकिन अब आपके जो बच्चे, आप लोग जो है ना जाकर के नहीं कह सकते, आपके बच्चे होंगे ना वो नहीं कहेंगे कि हमारे दादा ने कहा था कि तुमने क्या देखा है। अकाल तो हमने देखा था साहब, अकाल तो हमने देखा था। जब 1900 के अंदर अकाल पड़ा था, 1899 1900 में अकाल पड़ा था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था साहब। उसके बाद है राजस्थान में सूखा एवं अकाल से निपटने हेतु सहायता विभाग की स्थापना कब की गई। राजस्थान में सूखा और अकाल से निपटने के लिए सूखा अकाल सहायता विभाग की स्थापना कब की गई। राजस्थान में सूखा अकाल सहायता विभाग की बात करें, इसकी शुरुआत कब की गई। जी हाँ, तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1951 के अंदर। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1951 के अंदर। यहां से आ जाए, देखो बता दूं कि एक आता है सूखा
एवं अकाल सहायता, सूखा एवं अकाल सहायता विभाग है ये, सहायता विभाग, सूखा एवं अकाल सहायता विभाग है और इसकी स्थापना हुई थी 1951 के अंदर। ठीक है साहब, स्थापना कब हुई? 1951 के अंदर। और बाद में अक्टूबर 2003 में, 31 अक्टूबर 2003 में इसका नाम आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया। बाद में 31 अक्टूबर 2003, 31 अक्टूबर 2003 को इसका नाम कर दिया आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जो है ये इसका नाम कर दिया गया 31 अक्टूबर वर्ष 2003 के अंदर। चलें आगे। जी भाई, जी 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 जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, अगला यहां से है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन होती है तो भाई साहब मरुस्थलीकरण तो होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मिट्टी का कटाव होगा तो होगा साहब जी। एक शहरीकरण की बात करें, धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ रहा है, धीरे धीरे शहरीकरण तो बढ़ रहा है साहब। अब बढ़ रहा है तो ये आपके शहरीकरण की बात करें ये बढ़ रहा है, लेकिन इससे मरुस्थलीकरण का प्रभाव नहीं है साहब। जल पलावन होने से वहां पर भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। और मृदा अपरदन, वायु अपरदन, मृदा अपरदन है। शहरीकरण से मरुस्थलीकरण तो नहीं होता, शहरीकरण से विभिन्न वस्तुओं के ऊपर दबाव पड़ता है। शहरीकरण होने से जो आपकी योजनाएं हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, उनके ऊपर तो दबाव पड़ जाता है, लेकिन शहरीकरण होने से मरुस्थलीकरण नहीं होता है। ऑप्शन बी। अगला है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की बात करें, राज्य में मरु विकास कार्यक्रम किस सन से प्रारंभ हुआ? मरु विकास कार्यक्रम की बात करें, ये कब से प्रारंभ हुआ साहब? बता सकता कोई? सीधा सा प्रश्न है, ये तो आप लोग बता ही दोगे साहब। मरु विकास कार्यक्रम की बात करें और इसकी शुरुआत, जी जी कमेंट्स करके बताओ दिखा, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो बेटा इसकी शुरुआत हुई थी 1977-78 से। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1977-78 से। एक विकास कार्यक्रम का एक छोटी सी क्लास एक्स्ट्रा लेकर के आ जाऊंगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट आपके यहां से है, राजस्थान में खनन से किस क्षेत्र का पारिस्थितिकी संकट सर्वाधिक है? जी, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जहां पर खनन से पारिस्थितिकी संकट प्रभावित हुआ है, या वहां के जो पारिस्थितिक तंत्र है वो नष्ट होने जा रहा है? तो यहां पर यदि हम बात करें, खनन की बात करें, तो बेटा खनन की बात करें तो ये राजस्थान में सर्वाधिक खनन कहां पर है? अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर है। और इस खनन की वजह से एक तो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, और दूसरा इस अरावली क्षेत्र में खनन होने से यहाँ का, है ना, यहाँ की बात करें, यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है साहब जी। गुरुजी तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया, जुमडुला ढोकरा। मैंने क्या कर दिया डोपा? भाई जी बिल्कुल ही नहीं साहब, माफ करो भाई जी, ऐसे मरवाओगे तुम जी। अगला है, राजस्थान में अकाल का प्राकृतिक कारण है। राजस्थान में अकाल का प्राकृतिक कारण, कि अकाल गिरता है तो इसका कोई प्राकृतिक कारण तो होगा, प्रकृति में ऐसा कुछ तो होगा साहब, है ना भाई। ऐसा क्या है कि राजस्थान में अकाल का प्राकृतिक कारण है मरुस्थलीकरण, तो मरुस्थलीकरण से अकाल गिरता है क्या? नहीं, अकाल से मरुस्थलीकरण होता है। उच्च तापमान हो सकता है, देखते हैं। वर्षा की अपर्याप्तता व अनियमितता, ये भी सही है साहब, ये भी हो सकता है। और उपरोक्त सभी, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है साहब, ये भी हो सकता है जी हाँ। तो यहां पर देखो, अकाल का प्राकृतिक कारण, धीरे धीरे मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और वर्षा अनियमित और
क्या हो रही है, अपर्याप्त हो रही है। समझना बात को, मरुस्थलीकरण हुआ तो मरुस्थलीकरण उनसे रेत ही रेत हो गई, रेत ही रेत हो गई तो वहां पर आपके पेड़ भी खत्म हो गए, सब चीजें हो गई, तो उसकी वजह से वहां रेत होने की वजह से टेम्परेचर तो क्या होगा ज्यादा, और दूसरा वहां पर प्राकृतिक का एक आपके इसी मरुस्थलीकरण की वजह से वर्षा की अपर्याप्तता अनियमितता है। इसका मतलब इस सब आपस में कोरिलेट है, तो आपके उपरोक्त सभी आ जाएगा। सर नागपुर से बीबा सर कितनी दूर है भाई? बहुत दूर होगा, कम से कम 90 किलोमीटर होगा मेरे भाई। मेरा गाँव पड़ता है एकदम हरियाणा के बॉर्डर पे, नारनौल जाओगे तब है। मैं झुंझुनू, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट नाम मात्र का ही है। वैसे बेसिकली देखो, मैं डिस्ट्रिक्ट मुझे प्यारा है मेरा झुंझुनू, लेकिन हमारी कल्चर जो है ना वो बेसिकली हरियाणवी है। मतलब हमारी भाषा जो है ना, झुंझुनू से ही भाषा हमारी अलग है। मेरा गांव एकदम हरियाणा के बॉर्डर पे है। जी बेटा चौधरी साहब। आगे देखो, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया की बात करें वो कौन सी है? जी हाँ, मतलब मरुस्थलीकरण का कारण, मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया मतलब मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण तो वनस्पति अवनयन की, वनस्पति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। तो भाई मरुस्थलीकरण होगा तो ये होगा, मरुस्थलीकरण होगा तो ये होगा जी। जल अपर्दन ये तो यहां पर है ही नहीं, जल संचयन ये भी नहीं यहां पर, मृदा अपर्दन या सॉरी पवन अपर्दन, तो यहां पे पवन अपर्दन की वजह से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। पवन अपर्दन की वजह से क्या बढ़ रहा है? मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। जी हां। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है? निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? जलवायु की कठोरता ये भी है, वायु अपर्दन में वृद्धि ये भी है, भूजल स्तर में गिरावट ये भी है, सभी है सब। जलवायु की कठोरता, जलवायु कठोर है सब, है ना, जलवायु की कठोरता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, बारिश कम होती है, ये सब आपके यहां से है जी। हाँ भाई धीर सिंह जी ने, हाँ धीर सिंह जी ने, हाँ पीएचडी होगी उनकी। जी जी बेटा जी, है ना। वायु अपर्दन में वृद्धि, मिट्टी का कटाव भी है, और भूजल स्तर में गिरावट, धीरे धीरे भूजल स्तर में गिरावट आती जा रही है, तो खेती बाड़ी वहां पे कम होती जा रही है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपके यहां से है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारण है, मरुस्थलीकरण के कारण वनोन्मूलन है ना भाई, वनों को काटोगे तो मरुस्थलीकरण होगा, मृदा अपर्दन होगा तो होगा, वायु अपर्दन होगा तो होगा, अनियंत्रित पशुचारण होगा, सबके सब है। वनों को काटोगे, मिट्टी का अपर्दन होगा, वायु के द्वारा अपर्दन होगा, या अनियंत्रित पशुचारण, इससे हमारे यहाँ पे जो वनस्पति है वो नष्ट होती है, और वनस्पति नष्ट होगी तो भाई जाहिर सी बात है क्या होगा? मरुस्थलीकरण। उसके बाद है, राजस्थान में कौन सा कारण मरुस्थलीकरण का है? इसमें से कौन सा कारण मरुस्थलीकरण का कारण है? अवैध खनन पे रोक ना है, अवैध खनन पे रोक नहीं, है ना। वनस्पति को बढ़ावा देना ना भैया, मरुस्थलीकरण कारण नहीं है। शुष्क कृषि प्रणाली ये भी नहीं है। अतिचारण, अतिचारण की बात करें ये मरुस्थलीकरण का कारण है। क्या है? अतिचारण, अतिचारण। जी भाई आगे देखो। गुड मॉर्निंग बेटा नाव्या, गुड मॉर्निंग। हरियाली परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? हरियाली परियोजना की बात करें, ये जो हरियाली परियोजना है इसका शुभारंभ किया गया था आपके 27 जनवरी 2003 में, 27 जनवरी 2003। और इस हरियाली परियोजना में था क्या? इसके अंदर था जल संग्रहण को बढ़ावा देना, जल संरक्षण, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पर 27 जनवरी 2003 को आई थी हरियाली परियोजना साहब। जी बहुत है बेटा टीम जी सर। नहीं बेटा मैं खेतड़ी का हूँ, खेतड़ी 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 में इधर निजामपुर मेहाड़ा है ना, उसके पास का हूँ। निजामपुर मेहाड़ा खेतड़ी का बेटा, लोहारू तरफ का नहीं हूँ, खेतड़ी के तरफ का हूँ। खेतड़ी से आएंगे नार्मल के जाएंगे, खेतड़ी से, सिंगाड़ा से नहीं, खेतड़ी से, वो है बेटा जी। आगे देखो, राजस्थान में सूखे व अकाल का मानवीय कारण, सूखा और अकाल ये मानव की कुछ गलतियों से भी होता है। सूखा और अकाल मानव की गलतियों से भी होता है सब, मानव की गलतियों से भी होता है जी। अब वो मानव की गलतियां क्या हो सकती हैं? क्योंकि प्राकृतिक कारण तो हो सकते हैं लेकिन मानव की गलतियां भी हो सकती हैं। जैसे वनों की अनियंत्रित कटाई मानव के द्वारा की जा रही है, भूजल का अंधाधुंध दोहन ये भी मानव के द्वारा किया जा रहा है, अनियंत्रित पशुचारण ये भी तो मानव कर रहा है, सभी ऑप्शन डी। तो इसको देखो मानव के साथ जोड़ दिया साहब।
और उसके बाद में एक आपके यहाँ से आता है जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है। घरेलू गंदगी का भाव होकर के जल प्रदूषण, कृषि बहिस्राव की बात करें जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और या उपरोक्त सभी। बताओ दिखा, जल प्रदूषण की बात करें तो आपके घरेलू गंदगी जो है ना पानी में छोड़ोगे, जैसे आजकल सीवरेज की लाइनों की वजह से नदियां खराब हो रही हैं। कृषि बहिस्राव की बात करें, कृषि बहिस्राव का मतलब है जो कृषि की जो उपज है ना, बहिस्राव है ना, वो आ रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है। तापीय प्रदूषण की वजह से भी हो रहा है। उपरोक्त सभी आ जाएंगे इसका सही जवाब। तो बेटा बच्चों, ये था अपना आज का सेशन। जी हाँ, ये था आपका सेशन जहां पर हमने अकाल सूखा और मरुस्थलीकरण की बात की थी। अब कल कुछ नया और खास आपके लिए यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। क्या होगा वो आपको पता लग जाएगा, थंबनेल देखोगे तब तो। लेकिन ये था आपका यहाँ से सा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।